आप सबका स्वागत है आज के इस स्वाध्याय में। और जो भी मास्टर्स हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपके भीतर जो परमात्मा है उनको नमन करती हूँ। आज हम फिर से एक बार जुड़े हैं इस स्वाध्याय सत्र में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं तुम शाश्वत हो, यू फॉर एवर पुस्तिका, जो कि लॉब्सन रामपा द्वारा लिखित है। और इसका हिंदी हिंदी में अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो तुम शाश्वत हो, इस नाम से पुस्तक है। बहुत ही सुंदर है। इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है मास्टर्स, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि हमें कैसे समझना है। जैसे अभी हम बहुत सारी बातें समझते हैं ना, अ, बहुत लोगों के हम अनुभव जानते हैं कि वो कैसे पाए वो अनुभव। पितामह ने इस पुस्तक में हमें बताया कि हमें करना क्या है उन अनुभवों को पाने के लिए। हमारी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा है, उसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है। तो आज का जो ज्ञान हमारे तक रामपाल जी लाए हैं, वो आज हम सुनेंगे। उससे पहले हम आइए रामपाल जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इस पुस्तक की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जिस भी तरह से उस शुद्धता के साथ हम ज्ञान ले पाए, जिस इंटेंट के साथ ये लिखा गया है ये पुस्तक को, उसको हम समझ पाए और अपने भीतर ले पाए और अभ्यास कर पाए, तो अपने गुरुओं से हम जुड़ेंगे। आराम से बैठ जाइए, सुखासन ले लीजिए। अगर आप धरती पे बैठे हैं तो अपने हाथों को, अपने पैरों को आलती पालती करते हुए क्रॉस कर लीजिए। अगर पैर लटकाए हुए हैं कहीं पर भी बैठे हुए, सोफे पे, तखत पे, कहीं पर भी, तो अपने पैरों को एड़ी के ऊपर एड़ी चढ़ाते हुए क्रॉस कर लीजिए। हाथों को एक दूसरे में उंगलियां फंसाते हुए बहुत आराम से हथेली को ऊपर रखते हुए अपने हाथों को भी अपनी गोदी में रख लीजिए। जब हम ऐसा करते हैं मास्टर्स, तो हम शांत कर लेते हैं अपने शरीर को। सबसे पहले पैरों को क्रॉस करते ही हमारी निचली बॉडी एकदम समझ जाती है कि अच्छा, अब आज का कार्य थोड़ी देर के लिए रुक गया है ना। तो उनको भी एकदम शांत हो जाते हैं नीचे की बॉडी। हाथों को जब क्रॉस कर लेते हैं तो ऊपर की बॉडी, हमारा जो ऊपर का भाग है, वो शांत हो जाता है। और आंखों को बंद कर लेंगे मास्टर, बहुत कोमलता के साथ। किसी ने चश्मे पहने तो नीचे रख लेंगे। आंखों को बंद करते ही हमारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि हमारे जो विचार बनते हैं आंखों से बनते हैं, वहां से भेजी गई तस्वीर जो हमारे मस्तिष्क में जाती है, वो हमें बताती है विचार रूप से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। तो जब आंखें बंद कर लेते हैं तो मन भी शांत होने लगता है। विचारों की प्रक्रिया थोड़ी देर रुक जाती है। तो आइए तीनों लॉक लगाते हुए हम अपने श्वासों से जुड़े परमात्मा को नमन करते हैं। धन्यवाद करती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे चुना इस ज्ञान के लिए, जो मैं स्वयं ले पा रही हूँ और आप तक लाने की कोशिश कर रही हूँ। जितनी शुद्धता से हो सके उतनी शुद्धता से यहाँ पे माध्यम बन रही हूँ। मेरी वाणी में स्वयं रामबा जी के एक एक शब्द हो, गुरुओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो कि हम इसे समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। बहुत सुंदर ज्ञान है, इसे हम सीख सके कि हमें क्या सीखना है। अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा को हम आगे बढ़ा सकें, सुंदर बना सके। एकदम शांत होते जाएंगे और शांत, हर एक श्वास के साथ, हर एक उच्छ्वास के साथ, हर एक निश्वास के साथ हम रिलैक्स और रिलैक्स हो रहे हैं। भागते दौड़ते प्रयास करते हैं कि हम सेशंस अटेंड करें, ज्ञान लें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, कुछ सीख ले आज इस भागा दौड़ी में। जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हमें जरूरत है शांत होने की, अपने को खाली करने की, ताकि हम नया ज्ञान ले सकें। अनुभव करेंगे इस पुस्तक की ऊर्जा को, पितामह के आशीर्वाद से
उनके दिखाए रास्ते से हमें ये पता चलता है कि कौन सी हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए, कहाँ से हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। उनमें से एक ये पुस्तक है। धन्यवाद करेंगे पितामह पत्री जी को। कोटि कोटि नमन। अपने आप को भी धन्यवाद करेंगे कि हम यहाँ हैं प्रस्तुत, लाखों करोड़ों लोगों जो निरंतर अरबों लोग जन्म लिए हैं, उनमें से हम कुछ हैं जो यहाँ हैं, ज्ञान ले पा रहे हैं, अपने आत्मा की उन्नति कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को, हमारे गुरुओं को हमें चुनने के लिए। हम एकदम शांत, कोई सोच न विचार, हम सब रामपा जी की चेतना के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर्स। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ अपने पैरों को हिलाते हुए अपने शरीर की चेतना में आएंगे। हाथों को खोलते हुए नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और अपनी हथेलियों को थोड़ा सा रगड़ते हुए अपने हाथों को अपनी हथेलियां अपनी आंखों पे रख लीजिए और धीरे धीरे आंखें अपने हाथों में खोलते हुए जिनको बाहर आना है आ जाइए मास्टर्स। और जो ध्यान में सुनना चाहते हैं तो पूरी अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ हम सुनेंगे ये ज्ञान को, तभी जान पाएंगे क्या है आज का हमें लेना है, आज क्या जानना है। मास्टर, हम सभी जब ध्यान में आए हैं उसके बाद हम ध्यान में हम क्या पाते हैं ये हम जानते हैं कि अच्छा ध्यान में आने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव है, क्या क्या हम पा सकते हैं, ध्यान के महत्व क्या है ना, उससे हमें मिलने क्या क्या मिलता है। तो ये जितनी भी ये पुस्तक है इसमें वो सारी चीजों के बारे में बताया है जो ध्यान में आने के बाद हमें मिल सकती हैं, अगर हम चाहें तो, अगर हम प्रयास करें तो। हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ किया कि अपने को खाली कैसे करना है, एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करना है। हमने पिछले लेसन में जाना कि एफर्मेशन कैसे करना है, आस्था कैसे बढ़ानी है हमें अपने आप। कोई भी बात जब हम सुन रहे हैं, जिस भी बारे में सुन रहे हैं उस पे हम कैसे आस्था लेकर के आए अपनी, है ना। फिर इस तरह से हमने कई सारी बातें जानी इस पुस्तक में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है। एक बार फिर से यहाँ पे इस टॉपिक में हमें रामपा जी बता रहे हैं कि टेलीपैथी क्या होती है। एक मिनट मास्टर। तो टेलीपैथी के बारे में बता रहे हैं, आत्म अनुभूति के बारे में हमें बता रहे हैं कि आत्म अनुभूति क्या होती है ना। और उसके बाद वो हमें बता रहे हैं कि उनकी टेक्निक के बारे में कि कैसे वो उसका नाप तोल किया जाए, कैसे हमें साइकोमेट्री के बारे में बता रहे हैं, यानी कि मनोमति के बारे में बताने जा रहे हैं आज हमें। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो चैप्टर 20 है इस बुक का, पार्ट 20, उसमें बहुत ही सुंदर तरह से इन बारों में हम समझेंगे। बहुत कुछ हमने जाना पीछे, है ना। अब आज का जो टॉपिक वो हमें बता रहे हैं, ये भी एक ध्यान में प्राप्त होने वाले एक तरह का हमें जो इसके वो है ना डायमंड्स, उनमें से एक है। ये सारे नगमों से, सुंदर नगों में से जो ध्यान में आते हैं उनको क्या क्या चीजें पता चलती है, क्या क्या उनके अंदर विकास होते हैं जैसे जैसे हम ध्यान को गहरा करते हैं और नियमित रूप से करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शीघ्र ही हम दूरानुभूति और अंतरिक ज्ञान और मनोमति के संबंध में चर्चा करने की आशा रखते हैं। यानी कि हम टेलीपैथी के बारे में जानेंगे, हम क्लेयरवॉयंस के बारे में जानेंगे और हम साइकोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो ये तीन चीजें जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है यहाँ पे, वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ी और आपको तैयारी के बारे में बताना कि आपको ये सब
समझने से पहले आपको किस बारे में तैयार होना चाहिए, तैयारी कैसे करनी है ये सारी चीज़ें सीखने की, समझने की और अपने जीवन में उतारने की। तो यहाँ तो वो बताते हैं कि मुझे इसकी आज्ञा दीजिए, है ना? और कहते हैं कि हम पूरी तरह से सजग हैं, कि आप ये सोचते हैं कि हम विषय से इधर-उधर घूम रहे, कई बार लगता है ना, अरे क्या ये बुक में इधर-उधर ही घूमते रह रहे हैं, कभी किसी बारे में बोलते हैं, उसके बाद उस बारे में बताते नहीं है, इधर-उधर घूमते हैं। तो कहते हैं मुझे भी पता है, यहाँ पे रामपाल जी कहते हैं कि मुझे पता है आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। फाउंडेशन क्या स्ट्रॉन्ग कर ले कि अच्छा जिस बारे में हम जानना चाह रहे हो वो हम उसके लिए तैयार भी हैं कि नहीं तैयार हैं, उस बारे में जानने के लिए। तो जो भी मास्टर्स में क्यूरियोसिटी है आप सब में कि आप टेलीपैथी के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम टेलीपैथी कर सकते हैं, कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमने सुना है कि अच्छा टेलीपैथी होती है, लेकिन कैसे होती है? मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे अंतरे ज्ञान है जो हमारे अति इंद्रिय ज्ञान, जो हमारे इंद्रियों का ज्ञान है ना, अति इंद्रिय ज्ञान है, वो हम कैसे जानेंगे? यानी क्लेयरवॉयंस के बारे में हम कैसे जान सकें? कैसे मैं उसकी प्रैक्टिस कर सकूँ? कैसे मैं ध्यानी हूँ, लेकिन मैं ध्यान में आने के बाद ये ब जान तो गई हूँ, शब्दों को तो जान गई हूँ मैं शब्द रूप में, लेकिन असल में इसका ज्ञान हम कैसे पाएँगे? है ना? और आगे भी वो बताते हैं जो टेक्निक्स हैं, जो साइकोकेमिस्ट्री जो कि साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट है, वो भी क्या करता है कि वो बताता है कि अच्छा वो एक पैरामीटर है, जो मेज़र कर सकते हैं हम, तो वो उसके बारे में भी बताएँगे हमें। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि हमें ना धीमे-धीमे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, अब आप तैयार हो गए, अब शुरू हो जाओ, अब तो आपको ज्ञान आ गया इसके बारे में कि टेलीपैथी कैसे करनी है, क्लेयरवॉयंस कैसे करना है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा अगर हम करेंगे ना तो हमारे जो क्षमताएँ हैं वो इस जल्दी से नहीं बढ़ती है। धीमे-धीमे हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन धीमे-धीमे हम आगे बढ़ते-बढ़ते वो सारी चीज़ें जान जाएँगे वो कहते हैं। तो कहते हैं आप एक सीमा के आगे विकास को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम सबकी एक सीमा है। आज हमारी एक सीमा है, कल वो सीमा और बढ़ करके हमें उस जगह ले आती है जहाँ हम ये बात समझने लगते हैं। जैसे कि हम बताएँ कि कोई भी ज्ञान जब हम लेते हैं ना शुरू में तो हमें कई बारी में पता ही नहीं होता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं और जब हम दूसरी बार सुनते हैं या कहीं और दूसरे कहीं से जुड़ करके हम सुनते हैं या अपनी रिसर्च के द्वारा, तब हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम तैयार हो गए हैं अब उसको जानने के लिए। जब पहली बार सुना था, तो हम तो तैयार भी नहीं थे, हम तो बस बैठ गए थे, ऐसे होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी विकास को जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि आप प्रकृति के संसार पर विचार करेंगे तो आप पाएँगे कि अत्यंत उत्तेजक जो उद्यान है यानी कि एक्सोटिक ऑर्चर्ड्स होते हैं ना, वास्तव में वो हॉट हाउस वाले पौधे होते हैं। तो जहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है ना, तो एक्सोटिक जो बहुत हमें लगते हैं ना कि ये तो हर जगह नहीं दिखते हैं, है ना? उत्तेजक हैं वो, कहीं-कहीं पर भी हैं, बहुत रेयर होते हैं और आप दिखते हैं, तो वो कहते हैं वो हॉट हाउस वाले पौधे होते हैं और यदि उन्हें अपने विकास में ज़बरदस्ती में लगाया जाए, तो वास्तव में वो बड़ी जल्दी से टूट जाने के वाले होते हैं। क्षण भर में वो क्षणभंगुर में वो अ, टूट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह से हमें भी धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। अगर हम आपको दूरानुभूति की काफ़ी स्वास्थ्यकारक खुराक देना चाहते हैं। कहते हैं क्या स्वास्थ्यकारी खुराक का क्या मतलब है कि आप बहुत हेल्दी वे में आगे बढ़ो। जो भी आप सीखो ना बहुत हेल्दी वे में आगे बढ़ो। हेल्दी वे का मतलब क्या है कि आप जो सीख रहे हो उसको अपने अंदर उतार सको। जिस भी बारे में हम बात करें वो आप तैयारी के साथ आओ अपनी, है ना? जब हम स्वस्थ होते हैं तब क्या लगता है सब कुछ अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है हमें। और जब हम सुनते हैं, मन से सुनते हैं तो हम उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं और सक्षम हो पाते हैं। तो यही वो बोल रहे हैं कि मैं जो भी यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उसको तैयारी के साथ कर सकें। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो उन्होंने साइकोमेट्री के बारे में बताया, यानी कि मनोपाग के बारे में बताया, उसका वो एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। कहते हैं कि वास्तव में किसी चीज़ को जब तक कि उसे किसी आदमी के द्वारा छुआ नहीं गया, ऐसे वो कह रहे हैं एक पत्थर के बारे में बता रहे हैं कि साइकोमेट्री क्या है? वो बहुत आराम से समझने वाली चीज़ है। मतलब जो व्यक्ति उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको बहुत शांत होने की ज़रूरत है। बहुत ही उसका स्वभाव ना छटपट वाला नहीं होना चाहिए कि बस मुझे कर लेना है। वो कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होने की ज़रूरत है। तो कहते हैं
कि समुद्र तट के एक पत्थर को अगर हम उठाएँ उदाहरण के लिए और ये बताएँ कि उस पत्थर के साथ जो पिछले वर्ष है, जो विगत वर्ष हैं, उनमें क्या-क्या घटा है उस पत्थर के साथ। तो हम जिनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है ना? और हम तो कहते हैं कि अच्छा मैंने एक पत्थर उठाया, हाँ, मैं भी देख पा रहा हूँ, मैं भी सुन पा रहा हूँ, ना? भले ही हम कर पाएँ ना करें, बस हमें क्या होता है वो आभास होता है। हमारा बस वो एक ऊपर से एक छल जैसा होता है कि हाँ, हम कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब तक कि एक मनोपाक यानी कि साइकोमेट्रिस्ट है, वो भी उसको नहीं सुन पाएगा अगर वो शांत नहीं है। तो कहते हैं कि मनोपाक के लिए वास्तव में किसी चीज़ को जब तक कि उसके किसी आदमी द्वारा छुआ नहीं गया है, समुद्र से उठा कोई पत्थर अगर उठाया और अगर किसी मनुष्य ने उसको नहीं छुआ है उस पत्थर को, है ना? तो कहते हैं कि वो उस पत्थर के टुकड़ा को शायद किसी पहाड़ वो अगर वो ये अगर मान लो कि कहीं किसी ने छुआ है, उसमें कुछ तो चेंजेस कर दिए हैं बाहरी उसका तो क्या होता है कई बार जब हम देखेंगे उसको तो हमें लगेगा कि अरे ये तो पहाड़ का कोई टुकड़ा है, नीचे गिर गया है ना? लेकिन जो सच्चा अतिशोधक है ना? जो ट्रू साइकोमेट्रिक है, वो क्या करेगा उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात होगी। वो आराम से बता देगा, उसको देख कर के उसको फ़ील करके वो बता देगा कि इसके इस पत्थर के साथ क्या-क्या हुआ है पिछले समय में, है ना? तो इस तरह से वो बहुत कंपोज़ होता है, इनर कंपोज़र वो कहता है अपने आधारों से संबंध में चर्चा करते हुए, हम पहले कह दें कि आंतरिक आत्म संयम यानी कि इनर कंपोज़र कैसे आता है जब हम बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं मास्टर्स। आप सबने ये कभी न कभी अनुभव किया होगा जो समय से अभी ध्यान कर रहे हैं, कि अंदर से शांति, ऐसा लगता है बस उठो ही नहीं, इसी में रहो, इतना आनंद आता है। तो कहते हैं कि जो भी मैं ये आधार बता रहा हूँ यहाँ पे किसी भी बात को समझने के लिए, तो उनमें से सबसे पहले आंतरिक आत्म संयम कि हमें अपने आप को उस स्टेट में ले आना है जहाँ पे हमारी इनर कंपोज़र है और शांति हमारे आधार के कोनों के 2 पत्थर हैं। जो हमारा ये आंतरिक संयम और शांति है, वो कहते हैं कि हमारे जो आधार है, आधार किस बारे में? ये तीनों बातों के बारे में। उनका जो आधार है, वो है ये दोनों बातें, आंतरिक आत्म-संयम और शांति। आत्म-संयम क्या है? कि हाँ, हम बहुत संयम में रह रहे हैं अपने बहुत ज़्यादा हमारे जो अंदर से डिसिप्लिन है ना? सेल्फ डिसिप्लिन जो हमारा है अंदर से, इनर से, वो है हमारे अंदर और दूसरा है इनर सेल्फ जो हमारा इनर कंपोज़र का है कि हम बहुत कंपोज़्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, है ना? हम बहुत ज़्यादा शांत हैं, हमारे अंदर वो सारे डिसिप्लिन हैं जो हमें करना चाहिए। यानी कि हम ध्यान में जब अपने आसन को सिद्ध कर सकें, है ना? हम अपने आप को बहुत देर तक बैठने के उसमें लायक हैं, हमें पता है साँसों से कैसे जुड़ना है। हम सिर्फ़ आँखें बैठ कर के यूँ ही नहीं बैठे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं हम, सही मानों में अपनी जो श्वासें हैं उनसे हम जुड़ना सीख गए हैं। तो ऐसे जो आत्म संयम है, वो हमारे आंतरिक मन को शांत करते हैं। तो कहते हैं कि तब हमें ना जब तक कि किसी में आंतरिक संयम नहीं है, उसे दूरानुभूति यानी टेलीपैथी या अति इंद्रिय ज्ञान यानी क्लैरवॉयंस में अधिक सफलता नहीं मिल सकती है। यदि किसी को अधिकांश आधारभूत मूल चरणों के ऊपर आगे उन्नति करनी है तब आंतरिक आत्म-संयम एक निश्चित आवश्यकता है। तो अगर आप सच मायने में सच्ची तरह से टेलीपैथी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कहते हैं ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है इनर कंपोज़र और दूसरा है शांति, है ना? पीस। हमें दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हम ये चीज़ों को जान पाएँगे और इसमें सफलता पा पाएँगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बता रहे हैं मानव वास्तव में विरोधी भावनाओं का एक मास है, एक लोथड़ा है। यानी कि हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस रहते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस रहते हैं? एक बार हमारे इमोशन कहेगा हाँ, मुझे तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं टेलीपैथी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ कहेगा नहीं, नहीं, ये तो खाली मेरा वहम है ना? बहुत सारे हमारे जो इमोशंस होते हैं वो इस तरह से हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। धीरे-धीरे 1 मिनट। तो धीरे-धीरे हम समझ पाते हैं कि अ, क्या सही है, हम अपने इंट्यूशन को जान पाते हैं।
हमारे जो अनुभव है उनको हम जान पाते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। तो वो कहते हैं कि हमारे जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है हमारे अंदर है, मानव वास्तव में एक बॉडी मास है हमारा, जो भरा पड़ा है कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस के साथ। कोई इस संबंध में देखता है और लोगों को गलियों में जल्दी करते हुए, कारों के पीछे दौड़ते हुए या किसी बस को पकड़ने के लिए भागते हुए पाता है। सॉरी। तो कहते हैं कि हमारे जो इमोशंस है ना, हम क्या समझते हैं, अरे एक तरफ तो मुझे टेलीपैथी को जानना है। सॉरी। लेकिन दूसरी तरफ हम बहुत ज्यादा रेस में भी लगे हैं, हर चीज का जो भौतिक जगत से हम जुड़े हुए हैं। हमें खाना बनाना है, हमें ट्रैवल करना है, ट्रैफिक है उसमें पड़े हुए हैं, भाग रहे हैं। तसल्ली से हमें बैठ करके ये चीजें सीखनी है। तो अगर हम इन चीजों की बात करते हैं तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। सॉरी, आज कुछ हो गया गले में। तो कहते हैं हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, भागना नहीं, जल्दी नहीं करनी। तो पूरे हफ्ते भर तो 5 दिन जो सप्ताह के उसमें हम भागते रहते हैं, जब वीकेंड आता है तो भी हम भागते हैं, घर का राशन लेना है, कुछ और करना है ना। तो कहते हैं नहीं, इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। ये जो बातें हम जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, हमारे अंदर पेशेंस से चाहिए। हमारे अंदर जो प्रेशर है, टेंशन होता है ना कामों का, अलग अलग भौतिक जगत का, पैसा जमा करना है, दुनिया भर का काम करना है, प्रेशर है हमारे, ये काम फिनिश करना है, वो करना है, जल्दी जल्दी भागना है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर वहां की बातों में रहना है। तो हमारा दिमाग झंझनाने लगता है। जब झंझनाने लगता है, झूमने लगता है, चिल्लाने लगता है हमारा दिमाग, और हम कई बार खोलते उबलते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो ऐसे में हम कैसे सीखेंगे ये बातें? इसके लिए मन को शांत होना है ना, कंपोज होना है एकदम। तो कहते हैं कि ऐसे समय पर हम अनुभव करते हैं कि हम फट पड़ेंगे, जब हम ऐसी भगदड़ में होता है, प्रेशर है, काम का टेंशन है, 10-10 हाथ बना दिए, ये भी करना है, वो भी करना है, और सब में। तो कहते हैं कि इस समय में क्या होता है कि ये आपको शाश्वत शोध के क्षेत्र में बिल्कुल सहायक नहीं होगा। ये जो एक शोध कर रहे हैं, हम रिसर्च करने वाले हैं ना टेलीपैथी के, या कोई भी इन तीनों में से आप एक एक करके सीखेंगे, तो यहाँ पे ये एक रिसर्च है, ये बिल्कुल भी सहायक नहीं होगा। आपके 10 हाथ, आपके ये कार्य करने के तरीके, भगदड़ करने के, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको क्या करना है, यदि किसी को मस्तिष्क तरंगे उनकी अनियंत्रित हो, तो कोई आने वाले संकेतों को पूरी तरह अनदेखा कर दे। तो सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं कि अगर आपकी मस्तिष्क में कोई ऐसी तरंगे आ रही हैं जो अनियंत्रित हो, जिसको आपने नियंत्रित नहीं कर पा रहे, और वहां से आपको बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं, ये करो, वो करो, यहाँ क्यों बैठे हो तुम, आराम से क्यों बैठे उठे, ये सब तो बाद की बात है, जब फ्री होंगे तब करेंगे। तो कहते हैं उनको ना सबको अनदेखा कर देना है। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे इस बारे में जानना है, मुझे टेलीपैथी के बारे में जानना है, अति इंद्रिय ज्ञान के बारे में जानना है, या फिर मुझे एक साइकोमेट्रिक बनना है, तो कहते हैं कि जितने भी आपके बाकी संकेत आ रहे हैं आपके मस्तिष्क में, उन सबको अनदेखा कर दीजिए सबसे पहले। कहीं से किसी के संकेत लगातार अंदर आ रहे हैं, और यदि हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो हम उन संकेतों को पकड़ और समझ पाएंगे। तो कहते हैं मान लो अगर आपको ना टेलीपैथी में अगर क्या है, आपको संकेतों को पकड़ना है ना, कहीं से मैसेज आ रहा है, तो आपको उसको पकड़ना है, समझना है कि क्या मुझे संकेत मिल रहा है। तो उस संकेत को पकड़ने के लिए आपको बाकी शटर डाउन करना है। जो भी आपका और बातें आपके मस्तिष्क आपको बताने जा रहा है, वो विचार हैं, उनको बंद करना है पहले। तभी हम क्या कर पाएंगे कि तूफान के बीच, जैसे रेडियो सुनने का आप प्रयास करते हैं ना, बहुत तूफान आ रहा होता है, लाइटनिंग हो रही है, तो उसमें झल 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 बहुत तेज आवाज आ रही थी, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा होता है रेडियो में, और हम सुन नहीं पाते। हम प्रयास कर रहे थे, अच्छा क्या है क्या है, पहले रेडियो के बारे में बात करते थे, है ना, क्योंकि रेडियो थे उस समय, जब पुस्तक लिख जाती। ऐसे टेलीविजन पे भी क्या होता था कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर भी पिक्चर हिलने लगती थी, ऐसे बहुत सारे
आपको पिक्सेल्स दिखने लगते थे वहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे अच्छा कुछ तो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए ना, इस तरह से। तो वो कहते हैं कि हमें उसी तरह से उस विचारों को, वो जो मैसेज हमें मिल रहे हैं ना तूफान के बीच में, तूफान किस चीजों का? विचारों का तूफान। जो अलग अलग मस्तिष्क से हमारे अंदर आ रहे हैं, वो जो मैसेज आए उन मैसेजेस के बीच में हमें जो पकड़ना है वो हम पकड़ पाए। टेलीपैथी का जो मैसेज है, किसी और से कहीं से जो मैसेज आ रहा है उसको हम पकड़ पाए, हम उस स्थिति को अपने अंदर, हम अपने आप को उस स्थिति में ला सके कि कुछ भी है, जहाँ शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, लॉन्ग वेव्स आ रही हैं जो हमारे पास, उनको हम सुन सके। तो कहते हैं कि कार के इग्निशन का शोर हो या रेफ्रिजरेटर की थर्मोस्टेट के बार बार चालू व बंद होने की आवाजें आ रही हो, शायद ठीक उसी समय जब कि आप सुनना चाहते हैं कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है। तो कई बार होता है ना कि हम जो सुनना चाहते हैं वो हम सुन ही नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी आवाजें हम सुन रहे हैं। तो बाकी आवाज़ों को कैसे शट डाउन करना है, कैसे हमें उनसे नहीं जुड़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानने के लिए, जो हम अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, चाहे वो टेलीपैथी हो या फिर हमारे अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा हम जो कर रहे हैं उसके बारे में। तो कहते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक हम अपने दिमाग को उन स्थितियों से में से कुछ से मुक्त नहीं कर पाते, तब तक हम अतीन्द्रिय ज्ञान में परेशानियाँ झेलने जा रहे हैं। तब हमें क्या होगा? बहुत चिड़चिड़ाहट आने लगेगी, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क की आवाज़ों को में जो मिलावट है, बहुत सारी चीज़ों जो शोर उत्पन्न कर रही है, हमें क्या लगता है बहुत शोर हो रहा है। अगर आप किसी चीज़ पे फ़ोकस करना चाहते हैं, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो शोर लगने लगती है ना? आपने कभी देखा होगा कि वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी भी आवाज़ें आ रही हो आस-पास से या कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब हम फ़ोकस करना शुरू करते हैं, तो कोई भी और जो आवाज़ें होती हैं, जो आपके लिए एक रुकावट पैदा कर रही होती है या आपको तो वो परेशान करने लगती है, वो शोर लगने लगता है ना? तो इसी तरह से वो कहते हैं कि हमें अपने आप को मुक्त करना है उस दिमाग की स्थितियों से जो हमें परेशान कर दे, हमें शोर लगने लगे, ठीक है? तो वो कहते हैं कि परंतु आपकी शक्तियाँ जैसे-जैसे इस दिशा में बढ़ती हैं, आप पाएँगे कि हमने बहुत कहते हैं कि जैसे-जैसे आप प्रयास करेंगे, प्रयास करने से क्या होगा, जिस तरह से उन्होंने अभी हमें बताया है कि हमें क्या प्रयास करना है, वो आगे बताया उन्होंने। तो वो कहते हैं कि जैसे-जैसे आप एक प्रयास करना जाएँगे, आपकी शक्तियाँ बढ़ते जाएँगी, और शक्तियाँ बढ़ने से क्या होगा कि आपको वो जो बाकी जो शोर है, बाकी जो आवाज़ें हैं, उसके बीच में आप वो सुनना शुरू करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। यानी कि आप मैसेजेस लेना सीख जाएँगे धीरे-धीरे। तो कहते हैं हमको इस विचार को थोड़ा और आगे विकसित कर दें, क्योंकि किसी कार्य को करने से पहले हमें ये पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये तय कर लेना है कि मैं वाक़ई में ही टेलीपैथी सीखना चाहती हूँ। वाक़ई में मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे लेना है वो मैं जानना चाहती हूँ। जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे, तभी हम आगे बढ़ना चाहिए हमें। हमने बस अचानक से एक कहीं सुना था और हमने सोचा अरे! ये तो जानना अच्छी बात होगी। अच्छी बात मतलब हो भी या नहीं भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। जब आप ऐसे एटीट्यूड में करेंगे, तो नहीं काम करता है। कहते हैं पूरी तरह से हमें सुनिश्चित कर लेना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमको उन सभी रुकावटों के बारे में जो रास्ते में है पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम रुकावटों को नहीं जानते हम उन पर उनसे पार नहीं हो पाएँगे। तो पहले हम तय करना है कि हमें क्या करना है, उसके बाद उस बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। यानी कि आपके आस-पास जहाँ भी आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे, चाहे वो चलते-चलते हो या कैसे भी हो, आपको अपने एनवायरनमेंट को जान लेना है। एनवायरनमेंट को जब आप जान लोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी आवाज़ें वहाँ पे आपके अवरोधक बन सकती है, कौन-सी रुकावटें आ सकती हैं। फिर हमें आगे बढ़ना है ना? हम फिर आप सीखोगे कि अच्छा उनसे कैसे पार पा सकते हैं। तो थोड़ा-सा आप क्या करोगे, उन्हीं उसी जगह में, उसी एनवायरनमेंट में कोई ऐसी जगह आप ढूँढोगे, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, जहाँ आवाज़ें उतनी नहीं, थोड़ी कम आपको सुनाई पड़ेंगी, है ना? फिर कहते हैं कि हम इसके ऊपर एक भिन्न दृष्टिकोण से विचार करें कि एक महाद्वीप में इस तरह से टेलीफ़ोन जैसे जो हमारा यहाँ पे बताया है
कि दुर्भाग्यवश अधिकांश विषय टेलीफोन के तारों से जुड़ा ही नहीं है। बहुत सारी जगह है ना, जैसे टेलीफोन होता है उसमें भी बहुत गड़गड़ाहट आती थी, कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, स्पष्ट धुनें नहीं होती थी, पैचेस होते थे। तो ऐसे ही अगर आपका एनवायरनमेंट है, तो आपको ये पहचानने की ज़रूरत है ना? किसी का आगे वो बता रहे हैं, इस प्रकार मानव की आवाज़ में के मानवीय सुर, जिसको हम अच्छी तरह समझते हैं, यानी कि हम सब अगर हमारे आस-पास में जो मानवीय सुर है या और लोगों की आवाज़ें आती हैं और लोगों की बातों की आवाज़ आती है, जो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे आस-पास के, तो हम उनको अच्छी तरह समझते हैं कि अच्छा मेरी बहन बोल रही है, मेरी माँ बोल रही है, मेरा भाई बोल रहा है, मेरे पिताजी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं ना? तो क्या होता है कि हमारा ध्यान उन पे चले जाता है, जैसे ही हम उन बातों को सुनते हैं या कहीं से जानी-पहचानी और आवाज़ आ रही है, कहीं से कोई सायरन आ रहा है, गाड़ियों की आवाज़, तो हम उसको सुनने की आदत होती है। तो कहते हैं कि वो सारी एक सुरी आवाज़ लगती हैं, वो तो बहुत ऐसा लगता है एक सुर में आवाज़ें आ रही है, हम उसके यूज़्ड टू हो गए, तब हम एक रोबोट की तरह उनको सुनने की आदत डाल लेते हैं अपनी। तो कहते हैं किसी का तनाव जो कहा जा रहा है उसे सुनने के लिए बढ़ाता है और बढ़ाता है। तो अगर हम किसी को ना जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें लगता है अच्छा वहाँ से जो आवाज़ है उनके बारे में हम सुने, क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे? तो हमारे अंदर ना एक टेंशन बनने लगता है। क्या टेंशन आने लगता है कि अच्छा हम उसको भी सुनना चाह रहे हैं और हम जो करने बैठे हैं उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अंदर बहुत प्रेशर होता है और हम उस बात को ना ही हम उनको सुन पाते हैं ठीक से, ना ही हम जो प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं हम वो कर पाते हैं। तो कहते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें ये हर बात को जान लेना है कि ये मेरे लिए अवरोधक है या नहीं, या मुझे ये समय में करना चाहिए या नहीं। तो कई बार ना हिट और मिस के रूप में होता है। कई बार तो तुक्का लग जाता है कि आपको आप जो करना चाह रहे हो, वो मैसेजेस लेना चाह रहे हो, आपको वो भी सुन रहा है, आप अति इंद्रिय ज्ञान को ले पा रहे हैं। आपको पल भर को सेकंड लगता है, हाँ, मुझे कुछ सुनाई पड़ा, है ना? लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच में, लेकिन वो एक खाली एक मिसलीडिंग भी हो सकता है, वो एक हिट और ट्रायल के रूप में होता है, हिट और मिस। कि तीर को तुक्के पे लगेगा या नहीं लगेगा, हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, अचानक से थोड़ी-सी देर के लिए, उस क्षण के लिए वो तुक्का लग गया है और आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको हिट और ट्रायल में नहीं जाना है। आपको हिट और मिस में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, उसको वो सारी बातों से वो कैसे अपने से अलग रखना है और आप बिल्कुल क्लियरली सुन सकें उन मैसेजेस को, उस स्थिति में आना है। तो कहते हैं इसीलिए हमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी वो साउंड और लाइट के बारे में हमने पिछले चैप्टर में जाना था ना, तो हमें वो याद रखना है हमेशा, ठीक है? हमारे पास सबसे महँगा संग्राहक है हमारा मस्तिष्क। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा ब्रेन है ना, वो एक संग्राहक है। वहाँ पे सब कुछ एकत्रित होता है। बहुत ही महँगा म्यूज़ियम होता है ना, वहाँ पे इतनी पुरानी-पुरानी चीज़ें भी इकट्ठी होती हैं, है ना म्यूज़ियम में। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है, वहाँ पे बहुत कुछ है हमारे मस्तिष्क में, पिछले जन्मों का ज्ञान भी है। और यदि हम इस संग्रह को बहुत अच्छी तरह उपयोग में लाना चाहते हैं, तो हमें इसे झटके से बचाना चाहिए। तो अचानक से हमें झटका ना लगे ना किसी तरह से, तो हमें उसको बचाना है। कैसे? यदि हम अपने आप को गुस्से अथवा अफ़वाह से बचाना चाहते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार की तरंग अपने अंदर पैदा करनी होगी। तो वो कहते हैं कि अगर हमें किसी भी गुस्से अपने आप को किसी स्वयं के गुस्से से या दूसरे के गुस्से से या किसी भी हमारा जो वाद चल रहा होता है, वाद का मतलब है कोई भी डिबेट चल रही होती है ना, बहस होना है या कुछ हो रहा है, उन सभी से हमें अपने आप को बचाना है ना? कैसे एक विशेष प्रकार की तरंग अपने अंदर पैदा करनी होगी हमें, जो बाहर की तरंगों को संग्रहित करेगी, अपने में रखेगी। तो एक ऐसी तरंग जितना भी बाहर कुछ हो रहा है ना, वो इकट्ठी कर लेगी और मस्तिष्क तक नहीं आने देगी। तो आपको ऐसी तरंग अपने अंदर पैदा करनी है, जो बाहर की तरंगों को संग्रहित करेगी, वहीं पर उसको रोक देगी और आपके मस्तिष्क में नहीं लेकर के आएगी। तो वो यहाँ आगे क्या बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मास्टर, अगर आप इसको समझना चाहते हैं दूरानुभूति यानी टेलीपैथी में, तो वो कहते हैं टेलीपैथी में यानी दूरानुभूति में हमें जितना संभव हो शांत रहना पड़ेगा। तो ये जो तरंग अपने अंदर पैदा करनी है ना, वो कैसे करनी है वो आगे बताएँगे। कहते हैं हमें अपने आप को सबसे पहले शांत रखना है। तो ये अन्यथा यदि हम दूसरों के विचारों को वे जैसे भी हो प्राप्त कर रहे हैं।
तो हमें अपने प्रयास करने वाले समय को नष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दूसरों के में क्या, उनके जीवन में नो इंटरफेरेंस जो पितामह कहते हैं ना, है ना? नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, कि कौन क्या बात कर रहा है, अरे वो मेरे बारे में बात कर रही है या उसके बारे में बात कर रहा है, मुझे सुनना है, उससे जुड़ना है। वो सब हमें हटाना होगा। वो सारी चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा, अपने आप से बिल्कुल झाड़ देना पड़ेगा, तब हम शांत रहेंगे। नहीं तो हम टाइम वेस्ट करेंगे बस बैठ कर के। हमें दूरानुभूति में पहली बार में ही अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, इसीलिए हम शांति के ऊपर केंद्रित हों। तो कहते हैं अगर आपको लगेगा कि पहली बार में ही आप टेलीपैथी सीख जाएँगे, आपको मैसेजेस रिसीव, ऐसा नहीं। धीरे-धीरे आप जितना अपने आप को शांत करना है, सबसे पहले आपका दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बहुत शांत करना है ना? हमें कंपोज़ होना है, एकदम इनर कंपोज़र लाना है। तब जब आप उस स्थिति को बहुत फटाफट ला सकेंगे, तब आप वो दूरानुभूति को सुन सकेंगे। आप टेलीपैथिक में जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनको सुन सकेंगे। हम जब भी कुछ सोचते हैं, हम विद्युत उत्पादित करते हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर में जाना था ना कि कैसे हमारे हम थकते क्यों है वो वाले में, कि हमारे अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव जाती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या होता है, जैसे ही आपको आपके अंदर विचार आता है, आप थॉट क्रिएट करते हो कि मुझे कुछ काम करना है, तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है मस्तिष्क में और वहाँ पे बताती है कि ये काम करना है। वहाँ से वो हमारे नसों में एक मैसेज भेजता है नर्व्स में, और वहाँ से नर्व्स हमारे मसल को बोलती काम करना शुरू करो और ये काम करना है। तो इस तरह से वो कार्य होते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में समझा था। तो वो कहते हैं जब भी हम सोचते हैं ना, तो इसी तरह से हमारे अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो देती है। यदि हम शांति से और बिना किसी शक्तिशाली भावना के सोचे, तब हमारे मस्तिष्क की विद्युत स्पष्ट रूप से बिना किसी ऊंची चोटियों को और बिना किसी नीची घाटियों के पर्याप्त समान आवृत्ति वाली होंगी। तो क्या फ़र्क है जब हम जल्दीबाज़ी में सोचते हैं या हम बस सोच लेते हैं, और और जब हम बिल्कुल शांति से सोचते हैं तब क्या फ़र्क है, वो यहाँ पे बताया है मास्टर्स ने। शांति में क्या होता है कि जो वेव्स है ना, फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन की, वो समान होती है। ना बहुत ऊपर होती है और बहुत नीचे भी नहीं जाती हैं। आपने अगर कहीं पे ये स्वाध्याय में सुना होगा, वो डायग्राम देखा कि कैसे वो वेव्स, हमारी ब्रेन वेव्स ना, वो नापी जाती है। ईसीजी से, ईईजी में हमें पता चलता है क्या हो रहा है हमारे मन में। तो वो एक वेव क्रिएट होता है, वो जो ग्राफ आता है उसमें निकलता है कि आप कैसे-कैसे कर रहे हैं। तो जब हम शांत होते हैं ना, वो एक बराबर से होती है, ना बहुत ऊँची चोटी होती है और ना ही नीची घाटी जैसी होती है कि हाँ, नीचे की तरफ जाए, लाइन से ना ऊपर और ना से लाइन से नीचे, उतना वो ग्राफ में दिखता है। कहते हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बिना इन वेव के ऊपर-नीचे समान तरह से समान आवृत्ति वाली होती है। तो यदि इसमें ऊँची चोटी है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ हमारे विचारों की एक समान प्रवृत्ति में हस्तक्षेप कर रही है। तो अगर आप ना, जो वो ग्राफ होता है ईईजी का, अगर आप उसको पढ़ना है अगर आपको, तो वो कहते हैं कि जो ऊँची वाली चोटी यानी ऊपर की तरफ हाई है जो वेव, तो उससे पता चलता है कि हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, वो कहते हैं कि जो हम शांत नहीं है, है ना? तो हमारे विचारों में ऐसा प्राप्त होता है कि जितना भी हम ऊँची चोटियों को बिना किसी नीची घाटियों को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर विचारों में एक समान प्रवृत्ति हस्तक्षेप कर रही है कि हमारे अंदर वो कुछ ऐसा चल रहा है हमारे दिमाग में, जो बिना मतलब की चीज़ें हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और वो हमें टेंशन दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। और इसी तरह से वो कहते हैं कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक वोल्टेज पैदा ना हो और खतरा और अपवाद पैदा करने वाला ऐसा कुछ भी पैदा नहीं हो। तो ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज हमारे उसमें आता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम थकने लगते हैं। तो इसी तरह से जो नीचे वाली चोटी है, तो बिना किसी हमें वो बताती है कि अच्छा, हम कहाँ इमोशनली डूब रहे हैं, कहाँ हमारे अंदर इमोशन इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारे सोचने की वज़ह से। दोनों ही नहीं करने, वो कहते हैं, हमें दोनों ही नहीं करने, हमें बहुत सामान्य, शांत होकर के करना है, ताकि हमारे अंदर कोई भी चिंतन ना जागृत हो, है ना? तो हमें उसका परमिशन ही नहीं देना है, हमारे उन विचारों को परमिट ही नहीं करना है अपने अंदर आने का, कहता पैदा भी नहीं होने देना है हमें किसी तरह का खतरा। तो इस तरह से वो हमें बता रहे हैं।
तो हमें अपने आंतरिक शांति को बढ़ावा देना चाहिए और एक शांत ढंग से को बढ़ावा देना चाहिए। तो कहते हैं जब हम इस संसार को छोड़ते हैं ना, हमें ये याद रखना है। सबसे पहली चीज वो हमें क्या बता रहे हैं, जब हम इस संसार को छोड़ते हैं, ये हमें बिल्कुल भी सहायक नहीं होते हैं कि कौन सी चीजें सहायक नहीं होती है, ये फालतू की बातें जो हम अपने दिमाग में प्रेशर ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। जब हम पृथ्वी पर रहने का अपना समय समाप्त करते हैं तो कुल मिलाकर के ये चीजें अधिक प्रभावित नहीं करेंगी। तो कोई भी चीज, जैसे हमने कोई आदमी है, वो बहुत चीजें एकत्रित करने में लगा हुआ है, चाहे वो कपड़े हो, धन हो, बहुत सारी चीजें। तो उस तरह की चीजें कोई भी हमें ना प्रभावित नहीं करेंगे कि क्या हम बड़े सुपरमार्केट में गए थे या हम कोने छोटे से एक दुकान में जाकर के हम सामान ले आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे दूसरा क्या था, उसको जो करना है करे, हमें जो करना है हमें अपने के ख्याल करना है। तो हमें ना हमेशा क्या करना है अपने क्योंकि हम अपने अगले जीवन में यहाँ से एक पैसा मात्र भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, हमें ये याद रखना है। और हम केवल ज्ञान को ले जा सकते हैं, परंतु हम क्या ले जाएंगे, केवल ज्ञान जो हमने यहाँ से प्राप्त किया है। और उस सब का एक निचोड़ जो हमने यहाँ सीखा, जो हम हमको इस योग बनाता है कि हम अगले जीवन में क्या करने जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर मास्टर यहाँ पे बताया गया है कि हमें हमेशा याद रखना है कि हम क्या लेके जाने वाले हैं, उसको एकत्रित करना है, और हम केवल क्या ले जाएंगे, केवल ज्ञान। और वो ही हमारे इस जीवन से अगले जीवन में भी जाएगा। इसीलिए बाकी चीजें सब फालतू है, सब भौतिकता से है, सब माया है। तो इसीलिए हम ज्ञान, उन चीजों जिन्हें हम ले जा सकते हैं, के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। हमारा सारा ध्यान सिर्फ उसी पे ध्यान करना है, किस पे, ज्ञान। और ज्ञान की महत्ता के बारे में बहुत ही सुंदर से बताया है एक आत्मा की यात्रा में, कि जो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें अगर उसकी समझ भी है ना, अगर किसी भी विषय की हमें समझ है, जो हम सीखना चाहते हैं, अगर हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे आप टेलीपैथी के बारे में आप यहाँ पे बेसिक भी जान जाएंगे, बेसिक वर्क किया है आपने। तो जब आप शरीर छोड़ करके आप जाते हैं, तो जो हमारे 7 रेल्स है, 7 रेल्स है, तो उनमें से फोर्थ से हम उन पे हम सीखना शुरू कर सकते हैं। हम उसके विशेषज्ञ, बहुत सुंदर तरह से हम उसमें विशेषज्ञ बन सकते हैं हम, है ना। तो अगर हम यहाँ पर कुछ सीखेंगे तभी वो हमारे साथ जाएगा, और उसको हम वहां पर जाकर के भी विकास कर सकते हैं। आप एस्ट्रल ट्रैवल में भी उसका विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं हमें उन चीजों पर ही हमें अपनी एनर्जी लगाओ ना, बाकी चीजों में क्यों करना है। वर्तमान में दुनिया के पैसे के पीछे पागल है, अधिकार के पीछे पागल है ना। कनाडा वगैरह में तो लोग धन के ऐसे झूठे मानक बने हैं। वो कहते हैं वहां पे इतना कर्जा है, इतना अमेरिका, वहां पे सब कुछ क्रेडिट कार्ड से होता है। तो वहां पर झूठे बना वो चमक है ना। हमें ऐसा नहीं बनना है, कहते हैं कि हमें साधारण सीधा सरल रहना है। तो वो आगे कहते हैं कि वे उन चीजों के पीछे पड़े हैं वो लोग जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। केवल चीजें जिनका तात्पर्य है वे हैं जिन्हें हम सीखते हैं, हम अपने साथ वो ज्ञान ले जा सकते हैं। तो बहुत सुंदरता से बता रहे हैं कि जो हम सीखने जा रहे हैं ना टेलीपैथी, ये अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया गया है मास्टर। हर एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में। तो कहते हैं वो इसीलिए आज बता रहे हैं कि ताकि आप अपने आप को एक हफ्ता कार्य कर सके अपने ऊपर, और इस बात का फाउंडेशन क्रिएट कर सके, अगर आप वाकई में इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं। तो कहते हैं कि हमें सबसे पहले शांति कैसे करना है, शांति प्राप्त करने के तरीके में बताया उन्होंने, जो हम जानते हैं, लेकिन वो हमें और डिटेल में बता रहे हैं। कहते हैं शांति प्राप्त करने के तरीकों में से एक सबसे आसान तरीका है एक निश्चित नमूने में सांस लेना। कैसे हमें श्वास लेनी है वो हम जानते हैं, कैसे हमें अपनी श्वास लेनी। तो बात कहते हैं बहुत सारे लोग हैं ना श्वास लेना ही नहीं जानते। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि श्वास कैसे लेनी है ना। वो कहते हैं कि उसे चूसना फेंकना, यानी कि सक एंड ब्लो कहा जाता है। वे वास्तव में, तो सांस लेने का जो ढंग है उसको बोला जाता है सक एंड ब्लो, चूसना और फेंकना। कैसे हमें श्वास लेनी है और कैसे हमें बाहर उसको फेंकना है। तो कहते हैं वे वास्तव में मस्तिष्क और ऑक्सीजन के लिए फूंका मारने के लिए हाँफते हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं जिनको पता नहीं है, वो क्या सोचते हैं हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, है ना, उस हिसाब से वो ध्यान अपनी सांस से लेते हैं। लोग ये सोचते हैं कि, सोचते और दिखाते हैं कि हवा के ऊपर राशन लगा हुआ है, तो श्वास ले भी रहे हैं ना, तो बस ले लिए, उनको पता भी नहीं है जैसे कि राशन है उसमें बस इतनी ही मिलेगी। उन्हीं से घटक लेना है और बाहर फेंक देना है।
ये सोचते हुए वो कहते हैं कि किस तरह से आम लोग श्वास लेते हैं, है ना? हमको धीमे-धीमे और गहरी-गहरी सांस लेना सीखना चाहिए, वो बोल रहे हैं आगे। हमें ऐसे नहीं लेना है कि बस अनजाने में ही हम श्वास ले रहे हैं, कि बस हमें जैसे ऑक्सीजन लेना है और उसमें भी राशन लगा है, ऐसे नहीं लेना। कहते हैं हमें धीमे-धीमे और गहरी-गहरी सांसें लेना सीखना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सारी गंदी, बासी हवा हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाए। यदि हम केवल अपने फेफड़ों के ऊपर ऊपरी भाग से सांस लेते हैं, तो वो हवा जो तली में है और बासी हो जाती है। तो क्या होता है, जब तक हम पूरी तरह से श्वास को लेना और बाहर फेंकना ना सीख जाए, यानी कि हमारे अंदर जो भी पुरानी हवा है, तली गली है, सांस हमारी पुरानी है, बासी है, जब तक हम उसको पूरी तरह से बाहर नहीं फेंकेंगे, तो जो हम नई श्वास, तभी आप ना एक बार हमेशा याद रखिए, जब भी कोई मास्टर्स हमें ध्यान सिखाते हैं ना, जिनको ध्यान वाकई में श्वास लेना आता है, तो वो क्या कहते हैं, पहले हमें श्वास को बाहर फेंकना है ना? और उसके बाद ही हमें श्वास को अंदर लेना है। पहले पूरी तरह से हमें श्वास को बहुत तेज़ी से बाहर फेंक देना है, करके हमें पूरी तरह से बाहर निकालना है और फिर हमें श्वास को लेना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो पुरानी हवा है ना, जो बासी है, गली है, वो निकल जाए। तो कहते हैं अच्छी हवा की हमारी पूर्ति जितनी ज़्यादा होगी, हमारे मस्तिष्क की शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। तो जितनी ताज़ी हवा आप लेंगे, जितना आप अंदर का निकाल देंगे अपने फेफड़ों से, तो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर नहीं लेनी है, पूरी गहराई से लेनी है, वो कहते हैं। तभी हमारे मस्तिष्क की शक्ति उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह सकते और मस्तिष्क वो सबसे पहली चीज़ है जो ऑक्सीजन के लिए सबसे भूखा मरता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे मस्तिष्क को। तो कहते हैं यदि हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा से वंचित रखा जाए, तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। यानी कि हम ठीक से श्वास नहीं ले रहे। जैसे भी आपको लगता है कि आज मैं बहुत डल हूँ, थका-थका महसूस हुआ है, तो आपको ये जान लेना है कि आप सही से श्वास नहीं ले रहे हैं। सीधे अपने श्वास पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे श्वास ले रहे हैं। सोता हुआ और आपकी चाल ढीली-ढीली पड़ जाए और आप हाँ, चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है उसमें किसी बारे में, तो वो सारे जो साइन्स हैं वो ये बताते हैं कि हम सही से श्वास नहीं ले रहे हैं, सर दर्द हो रहा है। यदि हम ताज़ी हवा में बाहर चले जाते हैं तो हमारी सर दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने लगती है पूरी तरह से। तो वो कहते हैं कि ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि आपके सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है आपके मस्तिष्क में। फिर वो कहते हैं आप दूसरा मेथड उन्होंने क्या बताया, पहली बात तो श्वास ठीक से लीजिए, ठीक है? गहरी सुंदर आप श्वासें लीजिए अपनी और फिर जैसे फिर उसके बाद वो कहते हैं शवासन का एक निश्चित तरीका लहराती हुई भावनाओं को शांत करता है। तो उसके बाद आपके अंदर जो भी भावनाएँ हैं, इमोशंस आ रहे हैं ना, वो शवासन से बहुत शांत हो जाती हैं। तो शवासन करिए, है ना? योग निद्रा करिए, शवासन करिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, पैरों को थोड़ा-सा आगे जब आप लेट रहे हैं, लेट करके थोड़ा-सा आगे से आपको खुला रखने पैर, थोड़ा-सा आगे दूर रखने एक-दूसरे से 1 फीट करीब और हाथों को भी बिल्कुल साइड में रख कर के एकदम हथेली ऊपर रखते हुए, पूरी तरह से शांत हो जाइए, अपने आप को ऊपर से नीचे देखते हुए और ऐसे शवासन में लेट जाइए। तभी आप अगर 10 मिनट भी ऐसा करते हैं ना, आप पाएँगे कि आप शांत हो रहे हैं। यदि आपको सभी वर्गों से बाहर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है ना? और वास्तव में आप किसी के ऊपर हमला करते हुए टूट पड़ना चाहते हो, बोलो अभी 2-4 लगा दो इसको, ऐसा लगता है आपको गुस्सा आ रहा है बहुत, तो आप गहरी साँस ले लें। उस समय भी एक गहरी साँस आपको बहुत हेल्प करेगी, कहते हैं सबसे अधिक गहरी, जितनी आप ले सकते हैं और उसे कुछ सेकंड अपने अंदर रोकें। एक गहरी श्वास लें, रोकें और फिर धीरे-धीरे बाहर निकालें, तो आप शांत हो जाएँगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा कई बार करें और आप पाएँगे आप जितना जितना आपने सोचा होगा उसकी तुलना में शीघ्र ही शांत हो जाएँगे आप। तो ऐसा करने से वो कहते हैं कि हमें श्वास को इस तरह से लेना सीखना है कि हम कैसे रिलैक्स हों, शवासन कर लें। इस तरह से आप बहुत सारी उन्होंने जो एक टेक्नीक बताई हैं, वो हमें बताए हैं कि इस तरह से जब हम अपने को शांत करना सीख जाते हैं मास्टर्स, तब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। किस तैयारी में कर रहे हैं? नया ज्ञान लेने की, नया अनुभव लेने की तैयारी कर रहे हैं, टेलीपैथिकल अनुभव लेने की तैयारी कर रहे हैं, उस ज्ञान को अर्जित करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें एक दृष्टांत दें, अपनी छाती को दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा
जितनी हवा बाहर निकालना संभव हो निकाल दें। अपने फेफड़ों को बलपूर्वक अंदर खींचे, ताकि यदि आप चाहें अपनी जीभ हवा की कमी के कारण बाहर लटक जाए। लगभग 10 सेकंड समय के बाद अपने फेफड़ों को पूरा भरें, छाती को बाहर की तरफ फेंकें और जितना संभव हो हवा को अंदर भरें। तो ऐसा संभव कर लीजिए कि सब कुछ अंदर जो पुरानी है आपके अंदर वायु, वो सब कुछ बाहर निकल जाए आपकी श्वासों में, और नया ताज़ो-ताज़ी आप अंदर ले सकें। तो आपको चाहे उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब तीव्रता के साथ करना चाहिए। जितने सेकंड आप उसको अंदर लेकर रख सकते हैं उतना करिए, और कहते हैं 20-20 मेथड अपना लीजिए कि 20 पाउंड के साथ आप अंदर ले 20 सेकंड रोक के और 20 सेकंड में बाहर निकालें। फिर आपको लगता है अगर, तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ा सकते हैं या कम से शुरू कर सकते हैं। 10-10 सेकंड से शुरू करके उसको बढ़ा-बढ़ा करके आप कर सकते हैं। तो जितना अधिक से अधिक हवा आप ले सकते हैं, आपकी मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचिए और फिर इस तरह से वो कहते हैं नए सिरे से हर बात को शुरू करें। इसी तरह से वो बता रहे हैं कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू है कहीं पे ना भौतिक जगत में भी, तो आपके अंदर बहुत सारी हलचल है, तो आप इंटरव्यू से के जो मेन रूम में जाने से पहले भी आप ऐसी ही गहरी श्वास ले लें, तो आप देखेंगे कि आप शांत हो रहे हैं। शांत होने से आप उनको सुन पाएँगे कि क्या प्रश्न है, और आप पूरी एकाग्रता के साथ आप उसको जवाब दे सकेंगे। तो आपकी जो नब्ज़ है, जो आपके अंदर, तो वो आपकी पल्स रेट है, वो भी इतनी तेज़ नहीं दौड़ेगी और आप बहुत शांत हो जाएँगे। आप इसको आज़मा के देखिए, वो कहते हैं। और जब हम किसी भी गुस्से में, वाद में कुछ उलझ जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक जूसेस बहुत तेज़ी से निकलने लगते हैं हमारे अंदर के ऑर्गन से। तो कहते हैं वो सब भी नहीं होंगे अगर हम इस तरह से शांत हो जाएँगे। कभी भी आपको लगता है एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक हो रही है, तो भी आप बैठ कर के ये प्राणायाम कर लीजिए, इस तरह से श्वासों से जुड़ जाइए और श्वासों को गहरा करके प्राणायाम कर लीजिए, कुछ प्राणायाम कर लीजिए। तो उसकी प्राणायाम की महत्ता यहाँ पे बताई जा रही है, जो हमारे भारत में तो बहुत सुंदरता से हम जान पाते हैं उसके बारे में। तो कहते हैं कि हमें अपने आप को शांत करने के लिए फिर से हमें उस तरह से करना चाहिए, और कहते हैं आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि किस दूसरे मूर्ख लोग मूर्खतापूर्ण कैसे ऐसे जल्दी-जल्दी वाले कार्य कर रहे हैं, है ना? तब आपको लगेगा कि मैं भी ऐसे क्यों कर रही थी पहले, ऐसा क्यों था कि मैं भगदड़ में थी, है ना? तो कहते हैं तथाकथित हमारी जो कोशिकाएँ हैं ना, हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर षड्यंत्र करती है बहुत सारी चीज़ें। उनकी भी एक षड्यंत्र चल रहा होता है। हम कहते हैं ना, जब हम सही मार्ग में होते हैं तो कोई ना कोई षड्यंत्र भी कर रहा होता है, कोई नेगेटिव ऊर्जा भी आती है। सबसे पहले हमारे विचार हैं, जो हमारे अंदर ये क्रोध है, ये सारी एक नेगेटिव ऊर्जा है, हम ही ने उसको पाला हुआ है। तो कहते हैं वास्तव में यह एक कठोर परीक्षा वाला एक युग है। तो यदि मस्तिष्क तरंगे एक निश्चित नमूने का अनुमान कर लेती है, तो हमें मानसिक बीमारियों का होना बताया जाता है कि अगर आप फालतू की बातें अपने अंदर लेंगे, इधर-उधर की, तो वो हमारे लिए बीमारी पैदा करेगी हमें, जो हमें नहीं चाहिए उसे हमें लेना नहीं, उसे निकाल देना है हमें बाहर। और ये चीज़ें वो कहते हैं कि औरतों में विशेष रूप से क्या होता है, जीवन के बदलाव के समय अलग-अलग प्रकार की मस्तिष्क की तरंगे, तो जैसे-जैसे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, बदलाव आते हैं हमारे अंदर, तो बड़े अलग-अलग तरह के सिक्रीशंस होते हैं हमारे अंदर। और वो सिक्रेशन जो होने हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जो हमें चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, और या फिर फालतू के सिक्रेशंस होते हैं। दोनों ही बातों में हमारे अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है ना? टेंशन क्रिएट होता है हमारे अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से होती हैं। तो कहते हैं अथवा दूसरे जो चैनल है ना वो भी मुड़ जाते हैं, जो दूसरे मार्ग हैं वो भी मुड़ जाते हैं। तो हमें इस तरह से कि अ, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो, कहते हैं, बस हमें क्या करना है, हमें अपनी श्वासों से कहीं पर भी, जैसे डिलीवरी के बाद होता है, जब बच्चे को जन्म दे देती है माँ, तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक एज के बाद धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ होती है, तो कहते हैं कि हमें हमेशा ये अगर हम प्राणायाम ठीक से करेंगे ना, तो इन चीज़ों की भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे अंदर। तो आगे वो बता रहे कि अब हम 50 साल पीछे चलते हैं, 2 मिनट और लेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को के प्रति अच्छा करते हैं, तो तब ऐसा कुछ है जो 50 या 100 वर्षों के समय में प्रभावित करेगा। क्योंकि यदि आप भले हैं, तो आप कुछ लोगों के चेहरे पर ना चमक ला सकते हैं। अगर आपके अंदर चमक है, तो दूसरों तक भी आप चमक पहुँचाएँगे, है ना? ठीक वैसे ही जैसे कि आप
किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाना चाहते हैं, तो आप उनके चेहरों के मोहरे को दबाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को इवन पशु-पक्षी है ना, उनको भी पता चल जाता है, आभास होता है कि हम उनको हानि पहुँचाने जा रहे हैं। जैसे ही वो आभास उन्हें होता है, वो भागना शुरू कर देते हैं, हमसे दूर भागना शुरू कर देते हैं, है ना? तो ये नियम है, एक ये गूढ़ विज्ञान का नियम है। तो पहले हमें ये समझ लेना है कि हमारे अंदर क्या है। यदि आप दयालुता देते हैं, तो आप दयालुता पाएँगे। परंतु इस वो कहते हैं कि इस पाठ के साथ विचार हम यहाँ नहीं जुड़ रहे, पर वो बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। स्वयं को शांत रखने के लिए सुनिश्चित करें, अपने आप को शांत रखने के लिए निश्चित करें कि आप अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं, ये जानिए कि आप अपने जैसे जो विपासना हमें क्या सिखाती है, जब हम पितामह से कहते हैं ना, जो तुलसी दल की बुक है, उसमें बताया ना, एक तरफ आनापानसति ध्यान है और दूसरी पत्ती है वो है ये विपासना। विपासना अपने इमोशन को जानना है। आप आँखें बंद करके अपने हर एक पार्ट को देखिए, उसको जानिए कि आपके हृदय में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में, आपके हाथों में कैसे स्पंदन हो रहे हैं, आपकी उँगलियों में कैसे हो रहे हैं, आपकी आँखों में कैसे हो रहे हैं, गले में कैसे हो रहे हैं। एक-एक पार्ट आपके किडनी में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके लंग्स में क्या चल रहा है, एक-एक पार्ट को आप महसूस करेंगे कि वहाँ के वाइब्रेशंस कैसे हैं। तो इस तरह से हमें ना अपने आप को जानना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। आंतरिक शांति शांति और नींद आपके लिए है, यदि आप उनको स्वीकार करें। आपको कुल मिलाकर के यह करना है कि इस प्रकार से साँसें लें कि मस्तिष्क और अधिकतम ऑक्सीजन मिल जाए और उन बेवकूफ़ी वाली चिंताओं पर विचार ना करें, वो कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हमारे अंदर ना, हम अपने अंदर क्रियाशील होने को तैयार एड्रेनालाइन नामक हार्मोन का उबलता हुआ असली मिश्रण पाते हैं। हमारे अंदर ये हार्मोन है, वो कैसे-कैसे ना उबलने लगता है जब हम अंदर से ऐसे महसूस करते हैं। तब हम फालतू की बातों से जुड़ते हैं, वो अंदर हार्मोन का जो सिक्रीशन है, वो कम-ज़्यादा होने लगता है, वो उसमें डिसबैलेंस आने लगता है। तो कहते हैं कि हम उस समय काफ़ी कमज़ोरी महसूस करते हैं जब ऐसा होता है। तो इसीलिए आप आपके अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए गंभीरता से अभ्यास करें, शांति रखें, दोबारा फिर स्मरण करें कि छोटी-छोटी परेशानियाँ ही हैं, इसके आगे कुछ और नहीं है। है ना? और वो आपकी यहाँ पे जो हम परीक्षा देने आए हैं इस धरती के लिए, सिर्फ़ उसको वो निश्चित करती है कि हम कितने शांत हैं। क्या हम वो परेशानियों से अभी भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि नहीं? है ना? शांति का अभ्यास करें, अपनी परेशानियों को सही परिचय में देखने की शुरू करें कि ये ज़रूरी है कि नहीं है, या मैं ये करने के लिए आया हूँ या फिर मैं अपने कुछ सीखने के लिए आया हूँ, अनुभव लेने के लिए आया हूँ। ये तो एक चैलेंज है, उसको पार करना है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा हम करेंगे तो कहते हैं कि हम बहुत सुंदर तरह से ये टेलीपैथी को या जो भी हम सीखना चाहते हैं वो हम कर पाएँगे। अपने हाथों को हल्के से आपस में फँसा लें और गहरे और नियमित साँस लें। जैसा कि हम करते हैं, अपने सिर शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, लेट जाएँ, थोड़ा उलट-पलट करें ताकि कोई मांसपेशी शरीर का कोई भी अंग तनाव में ना हो। फिर अपने हाथों को हल्के से आपस में फँसा करके और गहरी नियमित साँस लें। इस तरह से हम पाएँगे शांति, एकदम शांति और शांति। कहते हैं कि अपने अंदर किसी भी घुसपैठे विचार को ना आने दें। किसी को भी अपना धक्का लगने ना दें आपके शांति के में विघ्न पड़ने के लिए। किसी को भी तो कहते हैं कि यदि आप शांति की सोचेंगे तो आप शांति पाएँगे। यदि आप सरलता की सोचेंगे तो आप सरलता ही मिलेगी। और वो कहते हैं कि हम आपसे कहें यही कहेंगे कि यदि लोग अपने 24 घंटों में से केवल 10 मिनट का समय इसमें लगाएँगे, तो डॉक्टर को पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी और हम शांत रह कर के जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको हम कर पाएँगे। तो इतने सुंदर तरह से रामबा जी ने हमें बताया है कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है इन सारी बातों को सीखने के लिए। और फिर वो अगले चैप्टर में हमें डिटेल में बताया है कि क्या टेलीपैथी है, कैसे हमें उसको सीखना है मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने आज के स्वाध्याय से कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उतार पाएँगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स।